कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट है क्लास 10 साइंस के लिए। 4 मार्च विज्ञान का जितने भी विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को देख के अपने 70 नंबर जो हैं वो विज्ञान के पेपर में पक्के कर लेंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो नज़दीक ही है। तो आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप इसको लास्ट तक देखते हैं देन इसमें 50 महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और इसमें जो टॉपिक बताए जाएंगे उससे बाहर कोई भी टॉपिक आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है। तो 100% अगर कोई 100% टॉपिक आने वाला है तो यही से आने वाला है। पूरी बुक के कह सकते हो आप, है ना। संपूर्ण बुक के जो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं छटे हुए, जो कन्फर्म है कि इनमें से 100% चांस है कि आएंगे ही बोर्ड एग्जाम में, तो आप समझ लेंगे इस वीडियो को देख के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री पार्ट में देखेंगे। केमिस्ट्री पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो, तो पहला जो टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकार। पहले आप पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, उनके कौन कौन से प्रकार हैं तथा उनके प्रकार के उदाहरण भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर रासायनिक अपक्रिया की बात की जाए तो संयोजन अपक्रिया हो गया, विस्थापन अपक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया, है ना। ये सारे जो अपक्रिया हैं वो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। इनके उदाहरण भी समझेंगे। यदि आपने इसको पढ़ लिया है दिन अच्छी बात है। ये पूछा जा सकता है 4 नंबर में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड पेपर में। दूसरा टॉपिक है आपका रेडॉक्स अपक्रिया, है ना। दूसरा टॉपिक जो है रेडॉक्स अपक्रिया। जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है वो क्या होती है वो आपको पढ़ लेना है। इसका उदाहरण भी पढ़ लेना है, रिएक्शन, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उपचयन और अपचयन अपक्रिया। 3 नंबर है उपचयन और अपचयन अपक्रिया के बारे में आपको पढ़ लेना है। उपचयन और अपचयन अपक्रिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ना, तो इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चौथा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसमें अंतर भी पूछा जाता है। क्या अंतर भी पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देन आप क्या करेंगे, आप इसका अंतर और इसकी परिभाषाएं दोनों पढ़ लेंगे, है ना। और इसकी रिएक्शन उदाहरण तो पूछता ही है, एग्जाम्पल जो है वो आपके परीक्षा में पूछता ही है, तो एग्जाम्पल को भी आप लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दिखाता हूँ। संक्षारण और विकृत गंधिता पर टिप्पणी। जो संक्षारण है वो क्या होता है, विकृत गंधिता है वो क्या होता है, तो इन दोनों पर टिप्पणी लिखना, साथ में इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे, है ना, कि संक्षारण के एग्जाम्पल क्या हैं और विकृत गंधिता के एग्जाम्पल क्या हैं। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। संक्षारण और विकृत गंधिता पर ये इस पर टिप्पणी पूछा जाता है। इन दोनों के साथ में टिप्पणी पूछी जाती है। 4 नंबर में, 2-2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसके बारे में, है ना। संक्षिप्त लिखने को भी आ सकता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आते जरूर हैं एग्जाम में, है ना। चलो ये 5 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट 6 नंबर टॉपिक देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसकी आवश्यकता क्यों है ये भी, या इसका महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा ये अगर बनेगा बोर्ड एग्जाम में। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसका क्या महत्व है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा यदि ये क्वेश्चन आता है तो। फिर 7 नंबर है अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा। इन तीनों की परिभाषाएं पूछ सकता है एक साथ में उदाहरण सहित, है ना। अम्ल, क्षारक, लवण की परिभाषा जो है वो उदाहरण सहित पूछ सकता है, तो आप अच्छे से लिख देंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके प्रकार भी पूछ सकता है, अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार और लवण के प्रकार भी आपसे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछ सकता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो 4 और 6 नंबर में बनते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में, है ना। तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो अम्ल और क्षार लवण की जो परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 8 नंबर टॉपिक, अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक और भौतिक गुण। अम्ल और क्षारक के जो है सामान्य गुण भी पूछता है। सामान्य गुण को ही भौतिक गुण मानेंगे हम, सामान्य और भौतिक गुण एक जैसे ही हैं, तो ये पूछता है। और साथ में क्या पूछता है, रासायनिक गुण भी, है ना। तो दोनों पढ़ लेंगे, अम्ल और क्षारक के रासायनिक तथा भौतिक गुण को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार बना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक दिखाता हूँ, 9 नंबर, अम्ल तथा क्षारक में अंतर। हाँ, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षारक में अंतर पूछ लेगा। इन तीनों में से कोई एक ना कोई क्वेश्चन टॉपिक जो है वो आएगा ही। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा पूछ सकता है, या अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक या भौतिक गुण, इनमें से कोई पूछ सकता है, या अम्ल तथा क्षारक में अंतर पूछ सकता है। दिन आप इन तीनों क्वेश्चन में पढ़ जरूर लेंगे इन तीनों को। इनमें से एक ना एक कन्फर्म है कि आएगा ही, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात के लिए, है ना। तो ये टोटल 9 टॉपिक हो गए। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको 10
धातु, अधातु और उपधातु की परिभाषाएं। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु की परिभाषाएं जो हैं वो पूछ ली जाती हैं। साथ में इनके बीच में अंतर, धातु, अधातु और उपधातु के बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम में, है ना। फिर 11 नंबर टॉपिक क्या है, धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं। जो धातु होते हैं और अधातु होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, साथ में रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दिन आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है 12 नंबर, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, है ना। धातुओं की सक्रियता श्रेणी की डिफिनेशन पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है ना। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। 13 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा पूछ सकता है या खनिज तथा अयस्क में अंतर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तो बनता ही है 2 नंबर में, 2 नंबर में हर हाल में ये क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, है ना। तो खनिज और अयस्क में अंतर अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इसकी परिभाषाएं को भी पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट 14 नंबर टॉपिक है, धातु कर्म और मिश्र धातु की परिभाषाएं पढ़ लेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे कि मिश्र धातु कौन कौन से होते हैं, ना। तो धातु कर्म की परिभाषा क्या होती है, धातु कर्म किससे कहते हैं, धातु कर्म को समझाइए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। साथ में मिश्र धातु के बारे में लिखिए, तो मिश्र धातु का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 विज्ञान के पेपर में बन सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर 15 नंबर है, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। सजातीय श्रेणी क्या है और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता ही है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि सजातीय श्रेणी क्या है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये चैप्टर 4 का है आपके साइंस में, है ना। जो नेक्स्ट दिखाते हैं 16 नंबर, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर भी पूछता है ना। और इसकी डिफिनेशन भी उदाहरण सहित पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है 17 नंबर, एलोफेटिक यौगिक तथा एरोमेटिक यौगिक में अंतर आपसे पूछा जा सकता है कि एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं और एरोमेटिक यौगिक जो हैं वो क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर क्या होता है, ये आपको बताना ही पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा। तो ये टोटल 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे किसके, क्लास 10th साइंस में 17 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो किसके थे, केमिस्ट्री पार्ट के, है ना। अब हम बात करेंगे किसके, बायोलॉजी पार्ट की। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 नंबर टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है ये पूछ सकता है ना। जैव प्रक्रम के प्रोसेस पूरा पूछ सकता है, जो भी लाइफ प्रोसेस है वो पूछ सकता है, वर्णन करने को आ सकता है विस्तृत में। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इस पर टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, इसको आपको बताना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकता है। देन आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। फिर है जंतुओं में पोषण तथा पोषण के चरण क्या है, 20 नंबर जो टॉपिक है वो है जंतुओं में पोषण तथा जंतुओं में पोषण के चरण, है ना। कौन कौन से भाई जंतुओं में कौन कौन से पोषण की प्रक्रिया है और उसके चरण कौन कौन से हैं, कि पोषण के चरण कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना होगा। ये 20 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी पार्ट का। फिर मानव में पोषण, है ना। मानव में पोषण कैसे होता है, जो मानव जो हैं वो कैसे अपने आप को पोषित करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, तो ये प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है। मानव में पोषण कैसे होता है, यदि आपने नहीं पढ़ा देन पढ़ लेंगे। चैप्टर 5 से बायोलॉजी पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बनते ही हैं, है ना। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। 21 नंबर टॉपिक है मानव में पोषण कैसे होता है, ये आप पढ़ेंगे। फिर 22 नंबर टॉपिक है आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर पूछ सकता है आपसे, या आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में परिभाषा भी पूछ सकता है। दिन आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन है, आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर, है ना। नेक्स्ट दिखाता हूं आपको 23 नंबर, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर क्या है, रुधिर के बारे में लिखनी है कि रुधिर क्या है ना। और इसके फंक्शन, इसके कार्य लिखने हैं कि रुधिर के कौन कौन से कार्य होते हैं। ये 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रुधिर के बारे में लिखो तथा इसके फंक्शन के बारे में लिखो। कम से कम एटलीस्ट 4 कार्य पूछ सकता है कि रुधिर के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर आप लिख के आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछ सकता है 6 नंबर में। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन करके लिख लेंगे और किताब या क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे। यदि आपको इन सभी टॉपिक पे क्या चाहिए वीडियो,
यदि आपको इन सभी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो में प्यार और सपोर्ट अपना दिखाएंगे, तभी मैं जो अन्य वीडियो है उनमें इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के सल्यूशन लेके आऊँगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप चाहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है, यदि आप चाहते हैं, वरना यदि आप नहीं चाहते हैं देन आप ढूंढ के खुद से पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं देन आप कमेंट में करेंगे, अच्छे खासा कमेंट करेंगे, दोस्तों को भी अपने शेयर करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे लाइक करके इस वीडियो को, है ना। तो फिर उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्या है, 25 नंबर है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का भी सचित्र वर्णन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे इसको श्वसन तंत्र के बारे में अच्छे तरीके से, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बनेगा ही। फिर है 26 नंबर हृदय तथा इसके कार्य। हाँ, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप हृदय का सचित्र वर्णन भी पूछ सकता है तथा हृदय का कार्य भी पूछ सकता है ना। तो हृदय तथा इसके कार्य आप पढ़ लेंगे और इसकी संरचना भी पढ़ लेंगे। फिर है प्रत्यावर्ती क्रिया, 27 नंबर टॉपिक है और इसके कुछ उदाहरण पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया क्या है या क्रिया क्या है, इसके उदाहरण आपको बताना है। ये चैप्टर 7 से है क्वेश्चन, चैप्टर 7 नहीं चैप्टर 6 से, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया तथा इसके उदाहरण आपको बताने ही पड़ेंगे। फिर 29 नंबर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में जो इसकी संरचना है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही है एग्जाम में। इसके चित्र को पूछ लिया जाएगा कि न्यूरॉन के चित्र बनाओ, तो आपको क्या करना है, तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 30वां है मानव में हार्मोन तथा इसके विभिन्न प्रकार। क्या है, मानव में हार्मोन्स तथा इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये आपको पढ़ना ही है। मानव में हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो ये 30 नंबर टॉपिक हो गया। चलो नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, 31 नंबर है पादप हार्मोन तथा इसके प्रकार, है ना। पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं तथा पादप हार्मोन के कार्य कौन कौन से होते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क की संरचना। मानव मस्तिष्क आप जानते हैं, मानव मस्तिष्क के भाग भी पूछा जा सकता है। मानव मस्तिष्क की संरचना में वही जैसे अग्र भाग हो गया और मध्य भाग और पश्च भाग, तो उसमें पूछा जा सकता है। अनुमस्तिष्क और अन्य तरीके के जितने भी मानव मस्तिष्क में भाग हैं वो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसकी संरचना को भी बना के एक बार देख लेना है और ये एग्जाम में आएगा। अगर आप इतना पढ़ते हैं जितना मैं बता रहा हूँ, दिन आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इन 50 टॉपिक को तैयार कर लिया, दिन आप पास होने, और 50 नंबर, 70 में 50 नंबर तो बिल्कुल कन्फर्म ही है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं दिन बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मनुष्य के प्रजनन, मनुष्य का जो प्रजनन है वो कैसे होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार के होते हैं, कैसे, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, है ना। तो प्रजनन के प्रकार जो है लैंगिक और अलैंगिक जनन, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये जो 2 टॉपिक थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि मनुष्य में प्रजनन क्या है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है और लैंगिक और अलैंगिक जनन भी पूछ सकता है, इसके बीच में डिफरेंस और इसकी परिभाषाएं पूछ सकता है। नेक्स्ट है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये तो हर साल आता है आपके एग्जाम में। इन दोनों में क्वेश्चन जो है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन या नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो एक जो है उसमें से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 6 या 4 नंबर में आपके एग्जाम में बनेगा ही ये क्वेश्चन, है ना। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, है ना। नेक्स्ट है मेंडल का नियम, 37 नंबर टॉपिक है मेंडल का नियम। मेंडल के जितने भी नियम हैं वो पूछे जा सकते हैं और आनुवांशिकता पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं ना, जीन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेंडल का नियम ही है, अगर बनेगा तो यही बनेगा। या फिर मेंडल के नियम, जैसे मेंडल ने जितने भी नियम दिए उनके बारे में पूछ सकता है ना, तो आप इसको पढ़ लेंगे। मोटा मोटा टॉपिक है मेंडल का नियम और इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। तो ये जो इतने टॉपिक थे टोटल वो किसके थे, वो थे बायोलॉजी पार्ट की। ये सारे बायोलॉजी पार्ट के टॉपिक हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए देन आप कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। फिर देखो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो 38 नंबर हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियम।
ये बनेगा आपके एग्जाम में, है ना। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियम को आपको पढ़ लेना है। सचित्र पूछ सकता है तो आप अच्छे तरीके से लेंस वगैरह बना के, प्रतिबिंब बना के बताएंगे कि कैसे परावर्तन होता है और कैसे अपवर्तन होता है। बहुत ही आसान है, यदि आपने इसको नहीं पढ़ा देना आप पढ़ लीजिएगा, जल्दी ही याद हो जाएगा, है ना। फिर है 39 नंबर आपका टॉपिक है गोलीय दर्पण और उसके प्रकार। गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं, है ना भाई, उनके प्रकार के बारे में बताना है, गोलीय दर्पण की परिभाषा और उनके प्रकार। फिर है लेंस और लेंस के प्रकार, आपको बताना है कि लेंस क्या होते हैं, लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बनेगा ही आपके एग्जाम में। तो गोलीय दर्पण तथा उसके प्रकार और लेंस तथा उसके प्रकार को आपको पढ़ लेना है। फिर देखो 41 नंबर है रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन का सूत्र पूछ सकता है 1 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न में, और रेखीय आवर्धन की परिभाषा वगैरह जो है वो पूछी जा सकती है। फिर 42 नंबर है मानोन्नति का सचित्र वर्णन। 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे उठा के तो कन्फर्म है ये आएगा ही, है ना। मानोन्नति का जो सचित्र वर्णन है वो आपके एग्जाम में बन सकता है, देन आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके भाग कौन कौन से हैं कि मानोन्नति का जो सचित्र वर्णन है उसमें हर एक पार्ट के बारे में पूछ सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कॉर्निया हो गए, पुतली हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकता है ना। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या होती है। इसमें क्या पूछ सकता है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। और 1 नंबर में निकट दृष्टि दोष के लिए न्यूनतम दूरी क्या है और दूर दृष्टि दोष के लिए अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी क्या है, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड बनता है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो 44 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध, ये दोनों क्या होते हैं इनकी परिभाषा पूछ सकता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत प्रतिरोध क्या है ना। तो ये 44 नंबर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर है ओम का नियम तथा इसका सत्यापन। कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े फिजिक्स में ये तो आना ही चाहिए, फिजिक्स पार्ट में क्लास 10th साइंस में ओम के नियम, इसका सत्यापन कैसे होता है। ओम का नियम यदि पूछेगा तो केवल 2 नंबर में पूछेगा, और यदि इसका सत्यापन पूछेगा तो वो कैसे, और यदि इसका सत्यापन पूछता है ओम के नियम के अलावा इसका सत्यापन यदि पूछता है तो वो 4 नंबर में बनेगा। फिर 46 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं, इनके बारे में पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परिभाषा लिखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप 46 नंबर टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 47 नंबर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये है चुंबकीय क्षेत्र वाले पार्ट से। तो दाएं हाथ का जो अंगूठे का नियम है उसके बारे में आप पढ़ लेंगे कि दाएं हाथ के अंगूठा का नियम क्या बताता है। भाई दाएं हाथ का अंगूठा का नियम किसके लिए है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये भी चुंबकीय क्षेत्र वाले पार्ट से ही है, तो ये इसका भी काम है विद्युत धारा का दिशा, विद्युत धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको ज्ञात करना है ना। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम जो है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर है टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा तथा विशिष्ट धारा में अंतर, है ना। प्रत्यावर्ती धारा क्या है और विशिष्ट धारा क्या है, इसमें आपको समझाना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ना। फिर 50 नंबर लास्टवां टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है ये आप पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये मैंने आपको बता दिए टोटल कितने टॉपिक, 50 टॉपिक। देख सकते हो एक बार क्लास 10 साइंस में 4 मार्च विज्ञान के पेपर में आने वाले जो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 70 नंबर तो पक्के ही हैं आपके, और इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है क्लास 10 साइंस की बेटर हो जाएगी अच्छे तरीके से, है ना।